हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम गणित की क्लास लेकर हाजिर हुए। गणित की क्लास लेकर आए हैं। गणित की क्लास में हम संख्या पद्धति, भिन्न और दशमलव संख्या, इन चीज़ों को पढ़ रहे थे पेट के सिलेबस में। आज हमारी संख्या पद्धति की अंतिम क्लास है। उसके बाद हम आगे नया टॉपिक लेंगे मैथ में, ठीक है। तो कल हमारी हिंदी की हुई थी, इससे पहले हमने संख्या पद्धति की क्लास की थी। तो संख्या पद्धति के आज कुछ एकदम अजीब से प्रश्न करने वाले हैं। कुछ नए टाइप के होंगे, कुछ पुराने टाइप के होंगे, लेकिन भिन्न होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न है संख्या पद्धति में, a/b बराबर 6/7 अगर हो तो a+2b अपॉन a-3b की वैल्यू कितनी होगी। क्या कह रहा है प्रश्न में? अगर a/b बराबर 6/7 हो, a/b बराबर कितना हो 6/7, तो a+2b अपॉन a+3b इक्वल कितना होगा। तो इसमें कुछ नया नहीं कर देना, सिर्फ ए की जगह पे हमें 6 लिख देना, बी की जगह पे 7 लिख देना। ए की जगह पे 6, बी की जगह पे 7। तो क्या करेंगे, ए की जगह पे 6 यानी 6 प्लस कितना है 2b, बी की जगह पे कितना लिखना 7 प्लस 2 इंटू बी यानी 7। नीचे ए की जगह पे 6 माइनस 3b यानी 3 इंटू 7 माइनस 3b यानी 3 इंटू 7। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हमें मल्टीपल करना है या पहले ऐड करना है, पहले मल्टीपल करना है या हमें पहले सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने आपको बोर्ड मास में बताया था। किसमें? बोर्ड मास में। जो पिछली क्लासें हुई उनमें हमने आपको बोर्ड मास के बारे में बताया था। तो बोर्ड मास में क्या होता था, एक बार देख लेते हैं। बोर्ड मास में क्या होता था, बोर्ड मास ये बताया था। बोर्ड मास में बी से क्या होता था, ब्रैकेट, क्या होता था ब्रैकेट। ओ से क्या होता था ऑफ, डी से क्या होता था डिवाइड, एम से क्या होता था मल्टीपल, ए से क्या होता था ऐड, और जबकि एस से होता था सब्ट्रैक्ट। क्या होता था सब्ट्रैक्ट, क्या होता था सब्ट्रैक्ट। तो सबसे अब हमारे सामने समस्या ये है ऐड करें या मल्टीप्लाई पहले। तो इसमें ऐड पहले या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पहले। तो क्या करेंगे हम पहले मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 2 का 7 से होगा कितना हो जाएगा 14 यानी 6 प्लस 14 अपॉन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पहले करेंगे या मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्ट पहले हो रहा है या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पहले हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस के 21, 6 माइनस के 21। आगे देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 20 और नीचे हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा जब माइनस के में से इसे, जब हमने बताया था जब आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता, कोई साइन नहीं होता, उसे प्लस का मान लेते। तो 21 में से 6 कम होगा, कितना हो जाएगा माइनस का 15, कितना हो जाएगा माइनस का 15। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा यानी माइनस के 4/3, माइनस के 4/3, माइनस के 4/3। अगर आपसे हम ये कहें, अगर आपने हमारी पिछली क्लासें ली हैं तो आपसे अगर हम ये पूछें कि ये कौन सी भिन्न है, इसे कौन सी भिन्न के रूप में परिभाषित करेंगे, कौन सी भिन्न ये है, तो ये उचित, मैंने आपको बताया था ये उचित बताई थी, एक अनुचित बताई थी। तो कौन सी है उचित अनुचित में से अगर पूछे तो कौन सी भिन्न है ये, तो ये हो जाएगी हमारी, कौन सी भिन्न होगी ये अनुचित। कौन सी है ये भिन्न, अनुचित। अनुचित में क्या बताया था हमने आपको, अनुचित में बताया था जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है, हमेशा जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है, वो अनुचित होती है। और जो उचित बताई थी उसमें अंश जो है छोटा होता है हर से। तो ये कौन सी भिन्न होगी, अनुचित। क्या आया है 4/3 ऋणात्मक, ठीक है। क्या आया ऋणात्मक 4/3। अगला देखते हैं। उम्मीद है कुछ नया नहीं, आराम से चीजें समझ पाए होंगे। एकदम बेसिक चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है।
और स्तर की चाहिए हैं, पेट के स्तर की चाहिए। इसी स्तर पे प्रश्न आते हैं पेट में, कोई बहुत ज्यादा हुआ टाइप के नहीं आते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जैसे नेक्स्ट प्रश्न के लिए क्या है, हमें बेसिक चीजें पहले से पता होनी चाहिए, वो समझ लेते, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें एक संख्या है, एक संख्या है, एक संख्या है 7। तो अगर हम आपसे ये कहें कि 107 को 5 से भाग देने पर, कितने पर, 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचेगा, तो आप कहोगे एकदम डिवाइड करोगे और कहोगे इसमें शेषफल 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। 107 को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, 2। जबकि 107 को 10 से भाग देने पर कितना शेषफल बचा मेरे पास, 7। क्या इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? अगर आपसे डायरेक्ट एक प्रश्न उसने दे दिया, आपको एक प्रश्न आपको डायरेक्ट उसने दे दिया कि 107 को 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है, तो उसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। 107 को 10 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है। अगर 107 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें एक चीज आपको नजर आ रही होगी, अगर ऐसी यहाँ पे 107 दिया है, अब 5 से भाग दे लेंगे, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन जब ये संख्या बहुत बड़ी बनेगी, जब ये संख्या बहुत बड़ी बनेगी, जैसे ये संख्या बना देगा वो, जैसे ये संख्या बना देगा 21 545 107, 21 545 107। अब ये समस्या ये होगी इसमें हमारे सामने कि अब इसमें पहले 10 से भाग उसने कहा है 7 शेषफल बचता है, तो अब इस संख्या में हम 5 से भाग देंगे, इस संख्या में हम 5 से भाग देंगे, उसके बाद हम पता करेंगे शेषफल कितना है, उसके बाद पता करेंगे हम शेषफल कितना है। कभी कभार प्रश्नों में क्या होगा कि ये संख्या नहीं देगा, ये संख्या ही नहीं देगा, डायरेक्ट आपसे प्रश्न कर देगा कि एक संख्या में 10 से भाग देने पर, एक संख्या में 10 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है, एक संख्या में 10 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है, तो 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तब हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, तब हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो तब हमें क्या करना होगा, कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लेते जैसे उसने ये कहा एक संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 7 आता है। एक संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, ये चीज दिमाग में रखनी। यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, बेसिक चीज है, बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे, लोड नहीं लेना। जैसे एक यहाँ पे उसने लिख दिया एक संख्या को भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 7 आता है। एक संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है, 10 से भाग देने पर हाँ शेषफल 7 आता है, तो 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। अब वो संख्या कौन सी है, संख्या भी उसने नहीं दी, संख्या भी उसने नहीं दी है, तो अब कैसे करेंगे। अब कौन सी संख्या में हम 5 से भाग देंगे, मान लेते हैं वो संख्या कौन सी है, वो संख्या एक ऐसी मान लेते हैं जिसमें 10 से भाग दें शेषफल 7 मिल जाए। कितना मिल जाए, 7, तो वो संख्या हम 17 मान लेते हैं। कौन सी मान लेते हैं, 17 में 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब अगर वो संख्या 17 है तो 17 में ही हम 5 से भाग दे के देख लेंगे, जो भी शेषफल बचेगा वो हम बता देंगे। 17 में 5 से भाग देंगे, 15 पूरी तरह से कट जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। जैसे हम संख्या 27 मान लें, कितनी मान लें, 27। अब 27 में भी यही
संख्या हो सकती, क्योंकि 10 का भाग देंगे 27 में तो शेषफल 7 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 7 बचेगा, और 27 को जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। मतलब हर स्थिति में वही स्थिति यहाँ बन रही थी कि 10 से भाग जब हम 107 को दे रहे थे तब शेषफल 7 बच रहा था, और 107 को 5 से भाग दे रहे थे तब शेषफल 2 बच रहा था। हर स्थिति में इसके साथ शेषफल 10 के साथ 7 बच रहा है और 5 के साथ 2 बच रहा है, चाहे संख्या जो भी हो। संख्या हमें पता हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शेषफल 2 ही बचेगा। अगर 10 से 7 बचेगा तो 5 से 2 ही बचेगा। कितना बचेगा? 5 से 2 ही बचेगा। तो इसमें एक चीज हमने देखी है कि संख्या चाहे जो भी हो, हमें पता हो या ना हो, संख्या हमें पता हो या ना हो, हमें क्या करना है, शेषफल एक ही रहता है, शेषफल एक ही रहता है दो संख्याओं के बीच में। लेकिन इसमें एक शर्त शामिल होती, इसमें एक शर्त शामिल होती जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि ये जो चीज है ना, ये 5 और 10, ये 5 और 10 जो है पहली संख्या है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का गुणज होना चाहिए, गुणांक होना चाहिए। पहली जो संख्या है 10 वो दूसरी संख्या का गुणांक होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुणांक, या दूसरी का पहली संख्या गुणज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुणज होनी चाहिए, या दूसरी संख्या का पहली संख्या में भाग चला जाए। 99% प्रश्नों में ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, आवश्यकता नहीं। लेकिन 1% जब प्रश्न आएगा कि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी बदलती नजर आएंगी, तो हो सकता है अगर आपकी नज़र में ये बात है, जो उसमें 2 भाजक हैं, इसमें भाजक क्या है? इसमें एक तो भाजक 10 है और एक भाजक क्या है? 5 है। एक भाजक 10 है। भाजक किसे कहते हैं? जिससे हम भाग देते हैं संख्या को, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो भाजक होती है। जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो क्या होती है? भाजक होती है। जिस संख्या को डिवाइड करते हैं वो भाज्य होती है, और जितनी बार भाग जाता है वो भागफल होती है, और जो बाकी बचता है वो शेषफल होती है। ठीक है, तो जो भाजक हैं दोनों संख्याओं के, क्या भाजक हैं दोनों संख्याओं के, वो पहला भाजक में दूसरे भाजक का भाग जाना चाहिए, पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग पूरी तरह से जाना चाहिए। या यूँ कह लें कि जो पहला भाजक है, जो पहला भाजक है वो दूसरे भाजक का गुणांक होना चाहिए, वो दूसरे भाजक का गुणांक होना चाहिए जो इसमें है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो ये ऐसा कर लें कि 2 संख्या उसने दी, जैसे प्रश्न में वो आपको देगा कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है। किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है। तो उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? भाजक है या नहीं है? वो सॉरी, गुणांक है या नहीं है? गुणज है या नहीं है? 50 को 10 से डिवाइड कर पाएंगे? कर पाएंगे। मैंने क्या कहा, जो पहला भाजक है वो दूसरे भाजक से डिवाइड हो जाना चाहिए, दूसरे भाजक से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, एक संख्या ऐसी मान लेते हैं जिसमें 50 से भाग देने पर 47 शेषफल बच जाए। तो वो संख्या क्या हो सकती? सबसे छोटी 97। क्या हो सकती? 97। क्या हो सकती? 97। 97 में जब 50 से भाग देंगे तो शेषफल 47 बचेगा। अब 97 से हम 10 को भाग करेंगे, 10 से 97 को भाग करेंगे, 10 से 97 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 90 पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल बचेगा 7। कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। या फिर हम दूसरी संख्या लेना चाहें तो 147 भी वो हो सकती, क्योंकि 100 में पूरी तरह चला जाएगा, 47 शेषफल बच जाएगा। फिर 147 को 10 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 7। 140 में पूरी तरह चला जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा? 7। कितना बच जाएगा? 7। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। लेकिन इन सभी प्रश्नों को जो हम एक साथ लेके देखेंगे, एक चीज कॉमन है, उसमें ये कॉमन है कि जब हम 7 को 5 से भाग दे रहे हैं
सॉरी जब 107 को 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 2। जब हम 47 को 10 से भाग दे रहे हैं को 10 से भाग कर रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है 7। कितना बच रहा है 7। कितना बच रहा है 7। जब हम गौर करेंगे तो पहले शेषफल इसमें कितना बच रहा था 7। कितना 7। तो क्यों ना हम 5 से ही डायरेक्ट 7 को डिवाइड कर दें। क्यों ना हम 5 से डायरेक्ट ही 7 को डिवाइड कर दें। क्यों हम इतने पूरे झंझट में पड़े। तो शेषफल कितना बचेगा 2 जो हमारा बच रहा है। क्यों ना हम 47 को 10 से डिवाइड डायरेक्ट कर दें। शेषफल कितना बचेगा 7। हर स्थिति में क्यों ना हम 97 को कितने को 97 में कितना था। क्यों ना हम 97 में कितना था 47 को 10 से भाग कर दें। क्यों हम 97 को ढूंढें। क्यों हम 147 को ढूंढें। क्यों हम यहाँ पे 107 को लिखें। क्यों हमें कोई संख्या ढूंढें या मतलब पहले हम भाज्य बनाएं फिर उसको हम भाजक से भाग दें। डायरेक्ट जो शेषफल बचता उसी में हम भाग दे देते किसका छोटे वाले भाजक का। अगर छोटा वाला भाजक बड़े वाले भाजक को डिवाइड कर रहा है तो डायरेक्ट हमको ये करना है कि जो शेषफल है उसको हम छोटे वाले भाजक से डिवाइड कर देंगे। जो शेष बचेगा वो ऑल ओवर पूरी संख्या में आपको वही शेषफल देखने को मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो वही होगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो वही होगा। जैसे एक प्रश्न उसने दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया उसने एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अगर उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। कितने से 17 से। हमने कहा 99% केसों में आपको ऐसा मिलेगा कि जो ये संख्या है वो 17 से डिवाइड हो जाएगी। जो बड़ा भाजक है वो छोटे भाजक से डिवाइड हो जाएगा। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए चेक करेंगे हम तो 17 दूनी 34 बचा 1 17 हो गया 17 1 17 21 बार डिवाइड हो गया। मतलब कितनी बार हो रहा है कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ ये हमें कंफर्म होना चाहिए कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो फिर अब वो क्या कह रहा है 17 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो क्या हमने बताया आप डायरेक्ट जो शेषफल बच रहा है बड़े वाले भाजक से भाग देने पर, बड़ी वाली संख्या से बड़े वाले भाजक से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी में छोटे वाले भाजक का भाग दे देंगे। शेषफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो डायरेक्ट हम शेषफल में ही 17 से भाग दे देंगे। कितने से 17 से। तो 17 दूनी 34 शेषफल कितना बचा 5। कितना बचा 5। एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2014 शेषफल कितना बचा 5। अगर डायरेक्ट आपसे हम प्रश्न करें किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है। कितना बचता है 35। तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो आपको क्या करना है जो शेषफल दिया हुआ है उसमें छोटे वाले भाजक से हम भाग दे देंगे। जो शेषफल बचेगा वो हमारा फाइनली शेषफल होगा। कितना बचेगा 17 दूनी 34 शेष कितना बचा 1। उम्मीद है आराम से चीजें समझ में आ गई होंगी, बैठ गई होंगी दिमाग में बिना किसी लोड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट क्या है प्रश्न। क्या बताया हमने। मुझे लगता है इससे ज़्यादा इस तरह के सवाल करवाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक प्रश्न और रिवीजन के लिए देख लेते हैं। 85 है। 85 से भाग देने पर किसी संख्या में शेषफल 68 बचता है। कितना 68। अब वो ये कह रहा है कि उसी संख्या में, संख्या तो हमें नहीं पता है, प्रश्न में ये कह रहा है किसी संख्या में 85 से भाग देने पर शेषफल 68 बच रहा है। कितना बच रहा है 68। तो उसी संख्या में जिस संख्या में 85 से भाग दिया था उसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। डायरेक्ट 68 से भाग कर देंगे हम। कितने से कर देंगे डायरेक्ट 68 से भाग कर देंगे। अब प्रश्न अगर वहां पे इसने दिया होता कि
उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो यहाँ पे कितना बच रहा है? 68। 85 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 68। तो 17 से भाग देंगे तो 17 चौके 68। कितना? पूरी तरह से चला गया। कितना पूरी तरह से चला गया? तो शेषफल कितना बचा है? तो 17 से भाग देने पर उस संख्या में शेषफल कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा? 0। उम्मीद है चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी बिना किसी लोड लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। एक प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। एक 106 गुणा 106 माइनस के 94 गुणा 94, 94 गुणा 94, ये प्रश्न दे रहा है उसने। क्या करोगे इसमें? क्या कर सकते हो इसमें? फिलहाल में अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो आप यही करोगे, 106 को 106 से मल्टीपल करोगे, फिर 94 को 94 से मल्टीपल करोगे, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो बेसिक चीजें हैं। उससे भी बेसिक क्या हो सकता है, जो हमारे नजरिए से हो सकता है या कॉम्पिटिटिव नजरिए से हो सकता है। बेसिक है लेकिन कुछ अलग हो सकता है, जिससे हम समय को काफी हद तक बचा सकते हैं। क्या हो सकता है इसमें? हम एक चीज, हमें अगर आप मैथ वाले दृष्टिकोण से देखेंगे, मैथ वाले नजरिए से देखेंगे, तो इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? यहाँ पे बन रहा है हमारा a वर्ग, एक आ एक में मल्टीपल हो रहा है तो क्या बन रहा है? a वर्ग, और यहाँ पे बन रहा है b वर्ग। यहाँ पे बन रहा है a वर्ग और वहां पे बन रहा है क्या? b वर्ग। क्या बन रहा है? b वर्ग। यानी वर्गांतर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी वर्गांतर का फॉर्मूला। वर्गांतर का फॉर्मूला क्या कहता है? जब ये फॉर्मूला होता तो ये कहता है एक ब्रैकेट में प्लस कर दो और एक ब्रैकेट में माइनस कर दो, एक ब्रैकेट में प्लस कर दो इंटू एक ब्रैकेट में माइनस कर दो। तो वही करना है यहाँ पे हमको। क्या करना है? एक ब्रैकेट में प्लस कर देना, एक ब्रैकेट में माइनस को। तो 106 को जब हम 94 से प्लस कर देंगे एक ब्रैकेट में, और जब 106 को हम 106 में से 94 को कम कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 200 मल्टीपल 106 में से 94 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 10 बचेगा, क्योंकि 6 यहाँ पे बच जाएगा। जब 106 में से 94 को कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12। कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? 12। तो 12 का अब सीधा मल्टीपल कर देना है 200 में, 12 दूनी 24। कितना हो जाएगा? 2400। कितना हो जाएगा? 2400। कितना हो जाएगा? 2400। क्या किया हमने? फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर वाला, यानी वर्गांतर। वर्गांतर को हमने खोल दिया, कैलकुलेट कर दिया, कितना आ गया? 2400। कितना आ गया? 2400। ठीक है, और एक दो प्रश्न देख लेते, उसके बाद हम कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। प्रश्न है एक, डेसिमल 63 अपॉन 0.63 बार प्लस के 0.37 पर बार, 37 पर बार, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? इसे बार बोलते हैं, इसे बार बोलते हैं। जब हम इसकी बेसिक क्लास करेंगे, क्योंकि अगर वैसे हम संख्या पद्धति के हिसाब से पढ़ाएं तो कम से कम 10 से 12 दिन में मुश्किल से हम निपटा पाएंगे, और हमें पेट का सिलेबस भी कवर करना है, तो उसी हिसाब से हम चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बेसिक चीजें समझाएंगे तब हम पूरा इसका फंडामेंटल बेसिक चीजें बिल्कुल 0 स्तर से समझा देंगे। अभी क्या है, हमें सिलेबस कवर करना है, उसके हिसाब से चीजें हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी बार लगा, यहाँ पे भी बार लगा। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जब भी किसी संख्या में बार हमें मिलता है,
जब भी किसी संख्या में बार मिलता है और जितने नंबर पे हमें बार मिलता है, जितनी संख्याओं पे हमें बार मिलता है उतने ही नीचे 9 लिख देते। 63/99 प्लस के 37/99। कितनी संख्याओं पे बार लगा है? 2 संख्याओं पे। कितनी पे? 2 पे। तो उतने ही नीचे हम क्या लिख देते हैं? बार, वो 9 लिख देते। अब नॉर्मल सी एक फ्रैक्शन हो गई जिसे हर कोई कर ले जाएगा। कितना हो जाएगा? एलसीएम 99 हो गया, ऊपर जब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? 1 सही 1/99। 1 सही 1/99 क्या हो जाएगा? 1 सही 1/99। लेकिन ये विकल्प में अगर ऐसा प्रश्न मिलेगा तो बहुत कम संभावना है कि आपको जवाब के रूप में ऐसा मिल जाए। जवाब के रूप में ऐसा मिल जाए, ये भी आपको बार के रूप में ही दर्शाना होगा। किसके रूप में? बार के रूप में ही दर्शाना होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए? हम एक तो हमारा है डेसिमल लगा लिया, एक तो पूरा लिखा हुआ है तो उसके बाद डेसिमल लगा लिया। अब जो ये एक बचा नीचे 299, वो 299 है, यानी नीचे 99। और 99 कब आया था? जब 2 संख्याओं पे बार लगा था। जब 2 संख्याओं पे बार लगा था तो 99 आया था। ऊपर सिर्फ मेरे पास एक संख्या है, ऊपर हमें लगाना क्या संख्याओं पे बार है? 2 संख्याओं पे। तो दशमलव लगाया, 2 संख्याएं हमें बनानी होंगी 0 1 और इस पे बार लगा देंगे। इसका जवाब क्या हो गया? 1.01 पे बार। 1.01 पे बार। ठीक है, उम्मीद है चीजें आसानी से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक प्रश्न और इसका बेसिक अगर देखें तो जैसे प्रश्न में उसने दिया है 47 पे बार माइनस के 0.27 पे बार, 0.27 पे बार। तो क्या हमने बताया आपको? जितनी संख्याओं पे, जितने नंबरों पे बार लगे होते उतने ही नीचे 9 लिखते थे। कितने लिख जाएंगे नीचे? 9 2 माइनस के यहाँ पे भी हो जाएगा 97/99। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 99 हो जाएगा। 47 में से 27 कम करेंगे तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 हो गया तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 को हम बार के ही रूप में लिखेंगे। 20/99 को बार के रूप में ही हमें लिखना होगा। कब लिखना होगा? बार के रूप में। तो बार के रूप में जब हम लिखेंगे तो 2 नंबरों पे हमारा बार लग जाएगा। किस पे लग जाएगा? 2 नंबरों पे बार लग जाएगा। जैसे 20.20 पे ऊपर हमारे पास 2 नंबर हैं तो उस पे हमने बार लगा दिया। ऊपर हमारे पास 2 नंबर हैं उस पे हमने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे हम कल देखेंगे और कल हम कोई गणित का नया चैप्टर लेके आएंगे और जिसे हम आसानी से, और जैसे हमने संख्या पद्धति निपटाई वैसे ही अगला चैप्टर निपटाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेहनत कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।